बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करते हैं अलमस ALMS सूफी बरकत की किताब से मैंने लिया है जी। एंड चैरिटीज आपको पता है कि जो भी लोग अपनी दौलत से अपनी माल से खर्च करके कुछ थोड़ा बहुत जो है ये लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं तो उनको चैरिटीज कहते हैं। आर द ट्रस्ट ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह का ट्रस्ट है, अल्लाह की देन है। ऑलमाइटी, बहुत बड़े अल्लाह। डू नॉट मिसयूज इट, इनको जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। तो हमारे जो जितने भी जो है ये मिलों के मालिक हैं और ये जितने भी चैरिटी करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए ये होता है सारा कुछ जो है। अल्लाह की रजा के लिए हम जो है जाते हैं किसी जगह पे, वहां पे जाके जो है मखलूक के खुदा की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद तो यही होता है ना, जब भी हम चैरिटी करते हैं या कोई इस किस्म का जो है फलाही काम करते हैं तो वो अल्लाह के ट्रस्ट है। तो इसलिए अल्लाह ने जो है वो हमें जब अता की हुई चीजें जो है वो जिनको अल्लाह ताला देता है, मतलब मैं गुरुला शरीफ फ्री डिस्पेंसरी जाता हूँ, वहां पे जो है ये इतवार को जाता हूँ, 8 बजे से 2 बजे तक टाइम है। वहां पे वो ट्रस्ट है एक जो है, वहां पे जो है ये डॉक्टर अली साहब वहां पे उसको ट्रस्ट को चलाते हैं, वो चैरिटी करते हैं, तमाम अद्वियात जो है वो ला के वहां पे प्रोवाइड करते हैं और हर किस्म की सहूलियात मरीजों को लिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक के कार्ड भी छपवा के जो है वहां पे देते हैं, एक एक कागज का टुकड़ा वो ला के देते हैं। जिन शॉपरों में जो है ये दवाई पैक होती है वो भी ला के वहां पे देते हैं। तो ये डॉक्टर अली साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। मैं ये नहीं कहता कि वो ट्रस्टी है, और ये जो है वहां पे बहुत ज्यादा दुनिया जो है वहां पे आती है और जो है वो सिर्फ जो है गरीब लोग नहीं आते बल्कि अमीर तरीन लोग भी आते हैं। आज भी एक पेशेंट जो है वो वहां का एक पेशेंट मेरे पास आया, तो वो जो है वो बाहर का उसका भाई जो है ये मरीज था, उसने आके मुझे बात की कि वो जो है वो हमारा फलान जो है पेशेंट बाहर के मुल्क में जो है वो जेनी टेंशन का शिकार हो गया। तो वहां से वो ट्रस्ट के अंदर से वो मरीज जो है मेरे पास आया। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे जो है वो मरीज आते हैं, यहाँ तक कि कर्नल जनरल तक भी उस ट्रस्ट के अंदर आते हैं। कोई उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता ये कर्नल है, जनरल है, जज है या वकील है। हर बंदा वहां पे आके फ्री दवाई ले सकता है। और डॉक्टर साहब ने ये भी रखा हुआ है वहां पे कि 20 रुपए हर मरीज को जो है वो अगर कोई अदा कर दे तो ज्यादा बेहतर है। वो 20 रुपए डॉक्टर साहब खुद अपनी जेब में नहीं लेके जाते, वो भी जो है वो उनका हिस्सा हर मरीज का उस ट्रस्ट में डाला जा रहा है। मतलब जो चैरिटी जो है हर मरीज जो 20 रुपए पर्ची बनवाता है या देता है, वो उसकी अद्वियात उसमें जो है जो भी चीज आती है वो ट्रस्ट के अंदर चली जाती है। मतलब क्या वो 1000 रुपए की दवाई, 100 रुपए की दवाई, 500 रुपए की दवाई, वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में जा रही है। अल्लाह उनको और देता है, माशाल्लाह उम्रा करके आया डॉक्टर साहब, तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा दिया हुआ है और मजीद अल्लाह ताला उनको देता है। एक जो है वो अल्लाह ने किराए पे 1 रुपया खर्च करने में अल्लाह ने 70 गुना उनको देता है। तो आप खुद अंदाजा कर लेंगे, माशाल्लाह डॉक्टर साहब उम्रा भी कर रहे हैं और ये 10 साल से मैं उस डिस्पेंसरी में जा रहा हूँ। मेरे पहले जो है वो डॉक्टर शेरवानी साहब वहां पे जाते थे, भाई वाला में हम ये ट्रस्ट कायम किया हुआ है। तो ये अल्लाह की जो है ये सारी जो है ये मलकियत है, तो हम इसको गलत इस्तेमाल ना करें। मतलब अब ये है कि बहुत से लोग जो है, अब एक बच्चा जो आया तो उसको जो है वो ज़कात फंड से जो है ये वो कहते हैं कि वहां से जाके दवाई ले। हमारे साथ जो है ना, मेरे दफ्तर के साथ सिविल अस्पताल के अंदर जो है लाइट 2 के अंदर है, मेरे बिल्कुल दफ्तर के साथ मेरा 46 नंबर कमरा है, फिर 43 नंबर कमरा जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का है,
सोशल वेलफेयर वालों का है, और साथ ही जो है ये मरीजों के फलाह बहबूद का कमरा है वहाँ पे, 45 नंबर कमरा है। ये दोनों कमरे जो है वहाँ पे जो है मरीजों के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। ये जो है वो अपना सूफी मकसूद साहब जो है वो भी ट्रस्टी है, तो वो लोगों से जो है वो पैसे इकट्ठे करके एक उन्होंने तंजीम बनाई हुई है, अंजुमन फलाह बहबूद मरीजा। तो वो लोगों को जो है, जो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयों को, वार्डों के अंदर, मतलब कि फातिमा वार्ड के अंदर हमारे जो है वो जेरी मरीज होते हैं, उनको फ्री दवाई जो है मुहैया करते हैं। तो इसी तरीके से वो अब बहुत ज्यादा कमजोर भी है, लेकिन फिर भी वो अपने दफ्तर में आके ये काम करते हैं। अमीर लोग उसका जो है वो जितने मिल मालकान है वो उस ट्रस्ट का हिस्सा बनते हैं, और उसमें जो है ये जितने भी गरीब लोग होते हैं वहां से दवाई ले सकते हैं। तो हमारा जो है ये दो शोबे वहां पे मौजूद होते हैं सोशल वेलफेयर के अंदर। तो वो दो शोबों के अंदर जो है ये जितनी भी आप एक ज़कात फंड से वहां से दवाई ले सकते हैं। ज़कात फॉर्म जो है वो वहां पे जो है आप फिल करके जमा करवा दें, तो आपको ज़कात फंड से दवाई मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा ट्रस्ट जो है हमारे वहां पे जो है वो सोशल वेलफेयर वालों का है नहीं, तो वो बैतुल माल को भी डील करते हैं। बैतुल माल से जितना भी पैसा आता है, अब 4 अरब रुपया मेरा ख्याल बैतुल माल के अंदर जो है वो फैसलाबाद के सोशल वेलफेयर को मिला है 4 अरब रुपया। तो वो जो है हियरिंग एड लेके देते हैं। जो भी मतलब किसी चीज को मरीज को जरूरत होती है उसको मतलब कि जो है वो, अगर कैंसर का मरीज है उसका भी इलाज करवाते हैं। फीमर बोन अगर किसी ने डलवानी है, नहीं उसके अंदर स्विचर डलवाने हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो इस तरीका से जो है उनकी हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास तीसरा अदारा जो है वो हेल्प, तफैल टोके वाले फैसलाबाद का मशहूर तरीन जो है ये इंडस्ट्रियल है, तो वो इसकी हेल्प करते हैं। तो हेल्प के अंदर जो है मरीजों को जो है वो दवाई जो है वो फ्री मिलती है, जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं होती। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है। तो मेरे जैसे लोग जिनको ज़कात नहीं लगती या कि इस तरह के लोग जो है वो इससे फायदा नहीं उठाना चाहिए उनको। मेरे जो लोग अपना कमाई करते हैं ये ट्रस्ट के अंदर जो है वो अगर मतलब जो है वो हिस्सा भी उनको डालना चाहिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको इन सी चीजों से फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये गरीबों का हिस्सा है, तो गरीबों की तरफ ही इसको जो है मोल्ड करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें। जो लोग कमा नहीं सकते बेचारे, जिन यतीम बंदे हैं, जो नशे के आदी है, उनको इन चीजों की जरूरत है। एक बंदा जो है वो कानों के लिए हेयरिंग एड नहीं ले सकता, तो उसके लिए जो है वो आला समाज जिसको कहते हैं, तो वो नहीं ले सकता, तो गवर्नमेंट वो जो हमारे जो है वो बैतुल माल वाले इसकी हेल्प करते हैं। एक बंदा जो है छड़ी नहीं ले सकता चलने के लिए, उसको बैतुल माल वाले हेल्प करते हैं। तो ये ट्रस्ट सारे जो है ये अल्लाह ताला ने जो है ये पैदा किए हुए हैं, और ये हमारे बेनिफिशियल है। अल्लाह ने किसी को गरीब या अमीर जो है दो तबके जो है वो बनाए हुए हैं, तो हमारे लिए ये एक नसीहत का बायस है। हम जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि इसका मिसयूज ना करें, यानी कि इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। अगर आप जो है इसके अंदर जो है ये वाकई काबिल है तो आप इसमें जो है वो हिस्सा लें, तो अगर नहीं काबिल तो फिर आप इसमें जो है वो हिस्सा ना लें, तो और फिर इसको जो है इस्तेमाल भी ना करें। तो हम जो है वो हमारा टॉपिक हम उसको जो है उसकी तरफ आते हैं, तो हम थोड़ी सी बात जो है इस्लाम के बारे में इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा जो है वो ज़हन जो है वो ताज़ा हो जाए, और हम इस्लाम की तरफ थोड़ा सा राग़िब रहें, ताकि हमें जो है वो दिली सुकून, दिमागी सुकून, जब एक इंसान जो ट्रस्ट करता है, देखिए हमने कुर्बानी की है या और इस तरह की चीज़ें की हैं, तो अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करके अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम जो है वो, और अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक दे कि हम लोगों की खिदमत के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहें। खिदमत करने में जो है वो आक़िबत हमारी संवरती है, हमारे दीन दुनिया की भलाई होती है, और हमें सुकून मिलता है, दीनों सुकून मिलता है। मुझे तो नहीं पता कि किसी को नहीं मिलता, तो वो अलग बात है। जब भी मैं किसी की खिदमत करता हूँ, किसी को रास्ता बताता हूँ या कि सही बातें देता हूँ, तो मुझे मुझसे जो भी मरीज ठीक होते हैं, मुझे उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे जो है इतने मरीजों ने अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है, मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने उनके लिए शिफा रखी हुई है। तो आज हम रेडियो बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रेडियोलॉजी के बारे में हमने पहले बात की थी,
आज हम जो है वो रेडियो बायोलॉजी के बारे में जो है वो बात करते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के असूलों के मुताबिक हम अमल करते हैं, यानी कि इन दोनों का मजमूआ होता है, और जिसमें जो है वो हम खास तौर पे जो है आयोनाइजेशन के अफाल और बायोलॉजिकल टिश्यू के बारे के भी उसके असरात के बारे में जिंदा साह पर मौजूद जो होते हैं उनके बारे में हम जो है वो जानते हैं। रेडियो बायोलॉजी जो है वो इसका बेसिक बुनियादी तालीम हासिल करते हैं। वो तरीकाकार ये है कि इसकी वजाहत इसमें एनर्जी और कुव्वत की पैदाइश और इसकी अब्जॉर्प्शन यानी कि जज्ब होना, और छोटे लेवल पर जो है छोटी मकदार में एक खुलिये के अंदर जो है वो खुलिये के हिस्से के अंदर जो कि जिंदगी का एक खास जुज है, इसके अंदर जो है वो उसका कैसे जो है वो रेडियो एक्टिव जो है वो हिस्सा लेती है, कैसे उस पर असरअंदाज होती है, और कैसे ये जिंदगी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। ये असल में जो है मैंने अगला जो है वो आपको पहला लेक्चर जो दे दिया था डिजीज के बारे में। तो कैसे मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा, हमें तो ये पता ही नहीं कि बायोलॉजी रेडियो बायोलॉजी क्या होती है और कैसे ये असर करती है, और कैसे ये इंसानी बदन और टिश्यूज को खराब करती है, और कैसे बेहतर भी कर सकती है। और इसी तरीके से जो बेसिकली तौर पर ना सिर्फ जो है इंसान को ये रेडियो बायोलॉजी असर करती है, बल्कि हिवानात को और जानवरों को, और साथ साथ ये परिंदों को और पौधों को भी ये असर जो है वो पैदा करती है। अभी तक जापान के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी जो है वो एक्सप्लोर हो चुका है, उसके अभी तक जो है पौधों पर भी असरात वहां पर मौजूद है। तो तमाम जिंदगी की चीजों के अंदर जो है आपको पता प्रोटोप्लाज्म होता है, हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जिंदगी की इकाई है प्रोटोप्लाज्म। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, आप सब जानते हैं, जिसमें जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मरकबात होते हैं जो पानी में हल होते हैं, ये पानी के ऊपर भी तैरते हैं। इस तरीके से सेल के अंदर ये चीजें जो है मौजूद होती है। प्रोटोप्लाज्म का छोटे से छोटे जर्रात जो है खुलिये के अंदर मौजूद होते हैं। खुलिये को जो कि खुदबिनी इकाई है, खलिया क्या है, सेल क्या है, ये खुदबिनी इकाई है, हर जिंदा जानदार में पाई जाती है। और जीनियात एक ऐसा ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ खुलियात की सूरत में जो है वो अपने काम को सरअंजाम देता है। वो अज़ा कहलाते हैं, जो अज़लात यानी कि टिश्यूज से जो है वो मिलकर बनते हैं, और किसी की भी जानदार के अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। अज़ा का ग्रुप जो है जिसमें जो है वो ज़्यादा काम और अफ़ाल सरअंजाम होते हैं, उनको अज़ा का निज़ाम या सिस्टम कहते हैं। यानी कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम है, हमारा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है मौजूद है, नेचुरली तौर पर मौजूद है। खलिए के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक भी इनको हम कह सकते हैं, ये पानी और मिनरल वगैरह जो है ये खलिए के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इस किस्म की चर्बी और दीगर चीजें जो मौजूद होती हैं, तो ये जो है खलिए के अंदर जो है मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर। इसी के साथ ही जो है खलिए के अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो सेल वाल जो है वो पौधों में होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है ये जानवरों में होती है, और पौधों में जो है सेल मेम्ब्रेन भी होती है। बाहर सेल वाल होती है खलिए के अंदर, और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सारे अफआल जो है सरअंजाम देती है। तो जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में जो है वो मेटाबॉलिज्म का अमल जिसमें हम सरअंजाम देते रहते हैं, और खलिए के जो है वो अफआल को अहम किरदार अफआल के अंदर यानी कि जो फंक्शन ऑफ द सेल के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करें। साइटोप्लाज्म खलिए के तमाम अमूर सरअंजाम देता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए, जिसको हम जो है वो जीनियाती मटीरियल भी कहते हैं, मौजूद होता है। ये खलिए के तमाम अफआल को कंट्रोल करता है, जो चीज़ों की मालूमात को मुहैया करता है। और जीन्स के अंदर जो है ये इसके ऊपर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। जीन के ऊपर जो है जैसे कि टेप के अंदर जो होता है ना टेप, या आपने VCR
सीडी वगैरह आपने देखी होगी, उसके ऊपर असल में कोटेड होते हैं जो है वो गाना वगैरह या फिल्म जो भी आपने उसके अंदर जो है वो स्टोर की हो। इसी तरीके से जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो एक इस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है। जीन जो है वो तमाम खलिए के जो है अफाल को चलाने में और खलिए की तकसीम में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इंसान के अंदर जो है सोमैटिक सेल यानी कि जो जिस्मानी सेल पाए जाते हैं, और दूसरा जो है जर्म खलिया पाया जाता है जिसमें अंडा और स्पर्म होता है, जबकि दूसरे तमाम खलियात को हम सोमैटिक सेल कहते हैं। हमारी जुबान, हमारी आंख, हमारा ब्रेन, हमारी जिल्द, हमारी जितनी भी चीजें हैं सारी जो है वो सोमैटिक सेल से जो है वो बनी हुई है। खलिए की तकसीम के जरिए जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो खलिए की तकसीम जो जिस्मानी होती है सोमैटिक सेल के अंदर होती है, इसको हम माइटोसिस कहते हैं, जिसके लिए जो है वो एक खलिया जो है वो दो खलिए के अंदर तकसीम हो जाता है, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पेरेंट खलिए के बिल्कुल बराबर होती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और इस तरीके से जो है आगे तादाद जो है बढ़ती जाती है। तो दूसरे नंबर पे जो है खलिए की तकसीम जो है, दूसरे नंबर पे जर्म खलिए की तकसीम जो है वो मियोसिस कहलाती है, जिसमें खलिए के अंदर जो डॉटर खलिए होती है उनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। मतलब 23 पेयर होते हैं कि याद रखें, तो इसमें क्या होता है 23 सिर्फ जो है क्रोमोसोम रह जाते हैं। क्रोमोसोम की जो है वो आधी डिवीजन जो है वो 4 खलियों में और 8 खलियों में तकसीम हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी डिवीजन जो है वो हो जाती है, जिसमें हर एक के अंदर जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रह जाती है, जो कि बुनियादी तौर पर जो है खलियात के अंदर मौजूद रहती है। जबकि जिस्मानी सोमैटिक खलिए की तकसीम होती है, 2 खलियों के अंदर ये तकसीम होकर इसके मुताबिक जो है वो क्रोमोसोम की तादाद जो है वालिदैन के खलिए के बिल्कुल मुताबिक होती है, सेल के बिल्कुल मुताबिक होती है। इस तरह से जो है वो नया बनने वाला खलिया जो है दोबारा तकसीम होकर के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीका से इस तरीकाकार को जारी रखता है और फिर खलियों का एक बड़ा जो है ढेर, जिसको जो है वो प्रोगेनी कहते हैं, तो बन जाता है। इसको क्रोला भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसकी जो है वो ढेर जो बना होता है मतलब जो है तकसीम होकर जो है वो इसको हम जो कहते हैं, जब मतलब पैदा होता है तो उससे पहले जो ये वाला जो ब्रोशोला भी इसको कहते हैं और उसके मुख्तलिफ नाम है। तो ये गैनी भी इसका नाम है। क्रोमोसोम्स खुर्दबीनी धागा है और खलिए का हिस्सा है, जिसमें जो है विरासती मालूमात और जीन की सूरत में जो है वो हर खलिया अपना किरदार अदा करता है। इसमें नंबर होता है, ये तादाद होती है क्रोमोसोम में। इंसानी बदन में जो है 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो है नॉन सेक्स होते हैं, जबकि एक जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो एक्स और वाई का तामल जो होता है। एक्स एक्स अगर मिल जाए तो ये जो है मेल बनाता है, अगर एक्स वाई मिल जाए तो ये फीमेल की जो है वो बुनियाद रखते हैं। तो इस तरीके से जो है जीन का एक विरासती इकाई है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर जो है खास जगह पर खास मुकाम पर होता है। तो अब हम रेडिएशन के बारे में जो है बात कर रहे थे कि ये जब हम जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जब इसको, तो ये सारे खलिए जो है तबाह होना शुरू हो जाते हैं। कैसे तबाह होती है, आज हम इसके बारे में जब मजीद जानते हैं। बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि कैसे ये तबाह होते हैं, कैसे ये डेथ होती है। सेल डेथ के बारे में हम थोड़ा सा जो है आज मजीद जानेंगे। सोमैटिक सेल के अंदर मुंदरजा झैल खसूसियात जो है तकसीम होने के अंदर जो है पाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो मौजूदा जो है वो नए सेल बनाने के लिए जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जीन्स के अंदर जो है ये तब्दीली आती है, जिसके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो जीन को खराब कर देते हैं, और ये जब ये रेडियो एक्टिव जीन को खराब कर देते हैं तो इसमें जो है वो नई तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से नए जो है वो ट्रांजिटर जो है वो खलिए जो है वो बन जाते हैं और दूसरी आबादी बनाने वाले के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। मौजूदा खलिए मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाते हैं और माइटोसिस के अंदर जो है अपने अफाल जो है वो सारा अंजाम देना शुरू कर देते हैं। यानी कि इनके तकसीम होने के बाद जो नया खलिया बनता है वो भी अपने अफाल को सारा अंजाम देने में अहम किरदार अदा करता है। तो अब हम थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेल साइकिल। प्रोलिफरेशन सेल तकसीम जो है खलिए का वो हिस्सा जिसमें जो है वो खलिए की तकसीम
सेल डिवीजन होने से शुरू होकर इसको असल तकसीम होकर जो है जब तैयार हो जाता है नए दो खलिए, तो उस वक्त इस साइकिल को जो हम सेल साइकिल कहते हैं। प्रोलिफरेशन का अमल वो होता है जिसके अंदर जो है वो सेल मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर से चीज़ें लेकर पूरे अपनी ग़िज़ा को हज़म करके और अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर दोबारा तकसीम के अवामल को जो है वो नतीजे में बढ़ जाता है। आमतौर पर जो है ये जीन्स और जेनेटिक मटीरियल को जो है मालूमात मुहैया करके जो है अपने खलिए के अंदर जो तकसीम होना शुरू हो जाता है। ये 4 मराहल में इसकी तकसीम होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज और M फेज। तो ये जो है वो G1 फेज, इसको हम जो है प्रोफेज भी कहते हैं। उसके बाद मेटा फेज, एना फेज, टेलो फेज और उसके बाद जो है ये मुकम्मल तौर पे ये जो है एना फेज आखिरी जो मराहल है, टेलो फेज इससे पहले है, मेटा फेज दरमियान में है और प्रोफेज जो है पहले है। प्रोफेज में क्या होता है, सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार होता है। मेटाफेज जो है उसके अंदर जो है सेल जो है वो उसके जो है वो क्रोमोसोम जो है अलग-अलग शुरू जाते हैं और उसके बाद टेलोफेज के अंदर जो है वो अपने स्पिंडल फाइबर के ऊपर जो है वो खलिए के जो है वो दोनों तरफ जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो चले जाते हैं। इस तरीका से जो है वो एक खलिया दरमियान से डबल की सूरत तैयार करके 2 खलियों में तकसीम हो जाता है। G1 फेज, G2 फेज, G1 फेज जो है खलिए एक दूसरे के अंदर जो है वो प्रोसेस या सेल साइकिल का जो है वो काम करते हैं। इस तरह से एम फेज के अंदर जो है मेटाफेज जिसको कहते हैं, खलिए मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाते हैं। डीएनए जो है वो एस फेज के अंदर जो है वो अपनी रिप्लिकेशन करता है, यानी कि अपने जैसा जो है वो डीएनए बना लेता है और इसकी डिवीजन हो जाती है। G1 G2 फेज के अंदर जो है वक्ती तौर पे जो है ये तब्दीलियाँ जो है वो आ जाती हैं। अगर डीएनए में जो है ये तब्दीली नहीं आती तो फिर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो खलिए की तकसीम वाक़या ही नहीं होती। तो ये सेल को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आर एक जो है वो फैक्टर होता है जो कि G1 के आगे जो है जब जो है वो सी जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। 10 दिन के अंदर ये अब जो है वो सेल साइकिल मुकम्मल होता है, जिसके अंदर आर फेज के अंदर जो है ये जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए यानी कि रेडिएशन हो जाए तो उसमें नुकसान होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। G2 फेज के अंदर रेडिएशन आने से जो है वो सेल का जो है वो सर्कल रुक जाता है और सेल की मीन प्रोलिफरेशन जो है वो तकसीम नहीं हो सकती। इसी तरीके से लेट जो है वो एस फेज जो है वो स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से टाइम के अंदर जो है वो अगर एम फेज स्टार्ट ना हो या न्यूक्लियस के अंदर कोई और खराबी आ जाए तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सेल इंजरी हो जाती है, सेल के अंदर खराबी हो जाती है। तो प्रोलिफरेशन जो है वो मैग्नेट सेल या बनाइल सेल के अंदर शुरू हो जाती है, यानी कि कैंसर सेल के अंदर जो है बनाइल सेल जो है वो छोटा ट्यूमर बन जाता है और जो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड द कैंसर, जिसमें जो है वो हम उसमें कंट्रोल नहीं होता कि किसी चीज से जो है वो खलिए के अंदर जो है सोमैटिक सेल की तकसीम जो है खत्म हो जाती है। इस तरीके से इसका काम करने का अमल जो है वो खत्म हो जाता है। अक्सर में जब भी जो है वो कोई रेडिएशन होती है तो स्टेम सेल जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। स्टेम सेल बेसिक जो है वो यूनिट ऑफ द सेल बनाने का एक बेसिक यूनिट है, जिसमें जो है वो मतलब कि जितने भी सेल हमारे बनते हैं, सोमैटिक सेल बन गया, टांग का सेल बन गया, जिल्द का सेल बन गया और जितने भी सेल बनते हैं ये इस तरीके से जो है वो सेल जो है वो स्टेम सेल से बनते हैं। पॉलीप्लाटिक रोस्टैटिक सेल स्टेम से जो है ये सारा जो है वो अमल स्टार्ट होता है, जिससे 1 से 2, 2 से 4 खलिए जो है वो बनते रहते हैं और ये अमल जो है वो रुक जाता है। स्टेम सेल जो है वो दूसरे खलियात में होता रहता है, जिसकी तकसीम का अमल कभी खत्म नहीं होता। तो इस तरीके से जो है जब जो है वो प्रोडक्शन रुक जाती है, यानी कि एक्सरे की वजह से, रेडियो एक्टिव की वजह से, ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से जो है वो ये इसकी रिप्रोडक्शन रुक जाती है। उसमें क्या होता है बेसिकली तो तौर पर जो है वो डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए की डेथ हो जाती है या कि डीएनए के अलावा जो मटीरियल वहां में मौजूद है, गोल्गी बॉडी की डेथ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ होगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मतलब बेसिकली तो उसका काम क्या है, दूसरे ऑक्सीजन मुहैया करनी सेल को। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल डेथ तो हो जाएगा ना। देखिए आप ऑक्सीजन के बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, तो सेल कैसे रह सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हुई तो उसके बाद साथ ही उसने जो है क्या कर दिया जी, पूरे सेल की डेथ जो है वो किसी जगह पे भी जो है वो रेडिएशन जो है वो जब असर करते हैं तो उस वक्त जो है वो इंतहाई नुकसान पहुंचाते हैं। खासतौर पे
सेल के अफाल को तबाह कर देते हैं। जब सेल के अफाल जो है वो तबाह हो जाते हैं तो उसमें प्रोलिफरेशन ही रुक जाती है। जब प्रोलिफरेशन रुक जाती है तो जो प्रोमैगी जो है उसके बनने का अमल यानी ग्रोसोला का बनने का अमल ही रुक जाता है। तो सेल डेथ जो है वो या तो सेल की जो है वो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके जो है वो सेल टाइम जो मुनासिब टाइम होता है जिसमें सेल ने बेसिक ग्रोथ करनी होती है वो जो है वो उसके अंदर जो है ये खराबी आ जाती है। या फिर सेल अगर जो है वो ग्रोथ कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर जाएगा। तो उसमें मैग्नेट जो है वो सेल के बनने के या फाइब्राइड सेल के बनने के और इसी तरीके से दिक्कत जो है वो चीजों के अंदर जो है वो लिपिड ज्यादा हो जाएगा या उसकी रिप्रोडक्शन के अंदर जो फर्क आ जाएगा। जब ये फर्क आने शुरू हो जाएंगे तो सेल डेथ के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब देखेंगे दिमाग के सेल जो है मेंटल ट्रांजिशन कैसे पैदा होती है। तो अक्सर लोगों ने यही कहा है कि ये रेडिएशन से कैसे मेंटल ट्रांजिशन पैदा होती है। जब देखें भी सेल ब्रेन सेल ही डेड हो गया है, ब्रेन का वैसे डैमेज हो गया जिसके ऊपर उन्होंने जो है रेडियो एक्टिव जो है वो डाली है उसका डीएनए डैमेज हो गया, उसका जेनेटिक जो मटीरियल डैमेज हो गया तो वो कैसे प्रोलिफरेशन करेगा। उसकी जो है वो आर फेज ही खत्म हो गई और टेलोफेज खत्म हो गई, मेटाफेज खत्म हो गई। तो मुझे बताएं कैसे जो है वो करेगा। तो इस तरीके से जब एक हिस्सा जो है सीपीयू का मर्ज इस तरह से स्टार्ट होता है इसमें असल में सेल डेथ हो जाती है, ब्रेन के सेल जो है वो डेथ हो जाती है। जब जो है इसके जो है वो हम बार बार अल्ट्रासाउंड बार बार एक्सरे कराते हैं तो ये जो है सेल डेथ जो है इसके होने के चांसेस 99% जो है वो हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चा बाहर पैदा होता है। अब बच्चा जो है वो उसका वो हिस्सा जहाँ पे जो है रेडिएशन हुई है आपने देखा कि हमने जो डीएनए उसका जो तबाह हो गया, डीएनए का क्रोमोसोम तबाह हो गया, उसका जेनेटिक मटेरियल की म्यूटेशन हो गई और उसके अंदर दीगर म्यूटेशन जो है वो पैदा होनी शुरू हो गई। एक सेल ने जब तबाह किया तो दूसरे सेल ने उसके साथ जब मौजूद होते हैं तो उस अब एक सेल दूसरे सेल तीसरा सेल और 4 सेल और उसके बाद जब 20 सेल जो उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है वो बाकी अमल कैसे जो है वो स्टार्ट होगा। उसका एक जो है सिस्टम ही खराब हो गया। मतलब कि आपको मैंने शुरू में जो बताया कि कैसे होता है एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से जो है वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो जब एक सेल ही खत्म हो गया मतलब जो है फर्क किया कि हमारे ब्रेन सेल जो है ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन गया, उसने आगे उसकी प्रोलिफरेशन ही बंद कर दी। ट्यूमर ने जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी जगह को जो है वो उसकी जगह जो बाकी सेल नॉर्मल सेल है उनको कंट्रोल करके जो है उसको जो उसकी जो है वो फंक्शन को कंट्रोल कर दिया, उसकी जगह को तंग कर दिया। हजारों की तादाद में उसकी प्रोलिफरेशन होगी। मैग्नेट जो है वो यानी कि उसकी जो बनाई से आगे जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोलिफरेशन शुरू होगी। पेट के अंदर, जिगर के अंदर, मैदा के अंदर, किसी जगह पे भी जो है वो लंग्स के अंदर ये प्रोलिफरेशन जो है इस तरह से शुरू हो जाती है। और प्रोस्टेट कैंसर जो है ये बहुत आम है। मेरे पास कल भी 4 मरीज प्रोस्टेट कैंसर के आए हैं। और इसी तरीके से क्लोन कैंसर हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। क्लोन कैंसर क्यों होता है? बेसिकली तौर पर एक तो रेडिएशन की वजह से होता है, दूसरा मिर्च मसाले इतनी तेज खाते हैं तो वो सेल जो है वो क्या करें बेचारे, हमारे मैदा के सेल एपिथेलियल सेल जो है वो भी तबाह होने शुरू हो जाते हैं। तो कल एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सा सवाल किया, वो भी आपको बताता हूँ मुझे। तो इसलिए मैं बेसिक जो है आपको थोड़ा सा जो है आज बता रहा था। तो कल बच्चे ने जो हमने तो ये पढ़े हुए हैं जो 43 मतलब जो है ये मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट ने किया था। हमने तो सर पढ़े हुए 43 जो है वो सेल होते हैं, 43 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं पूरे बॉडी के अंदर, या 23 जोड़े होते हैं। तो ये मतलब कि आप क्या कह रहे हैं कि ये कैसे है? तो मैं सेल ही पढ़ा रहा था उनको। तो मैंने कहा हर सेल के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं, हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं। और देखिए करोड़ों की तादाद में सेल है तो करोड़ों की तादाद में क्रोमोसोम है। कितने मीलों की तादाद में होगा क्रोमोसोम आप अंदाजा कर ले। धागे की सूरत में होता है और डबल स्टैंडर्ड जो है क्रोमोसोम होता है और जबरदस्त किस्म का ये धागे की सूरत में जो है वो इसके बेस होते हैं। और ये इसका जो है प्रोटीन और दूसरा जो है ये चीजें जो है कैसे इसको स्टैंड जो होता है, कैसे जेनेटिक मटीरियल इसके होता है, तो बड़ी तफसील से माइक्रोस्कोपी के अंदर आप इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त किस्म का नॉलेज है।
तो पूरी इसके ऊपर जो है वो जेनेटिक के ऊपर, जिनसियात के ऊपर जो है पूरी बुक्स है। तो और जो है ये सेल के जो है सेल साइकिल और सेल के अंदर जो है सेल बायोलॉजी की पूरी बुक्स है। तो आप उनको पढ़े और देखेंगे एक सेल जो है खुद मुख्तार है, वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है, वो अपनी जो है वो ऑक्सीजन खुद लेता है। हर सेल के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी हुई है। तो बच्चे ने और सवाल किया मुझे कि सर दांत के अंदर भी सेल होते हैं। बिल्कुल, दांतों के अंदर भी सेल है, ये नेचुरल सेल है। हमारी हड्डियां भी सेल से बनी हुई है, हमारी जो है वो ब्रेन की हड्डियां भी सेल से बनी हुई है। तो जब इसकी जो है प्रोलिफरेशन होती है सेल की, यानी कि तो उसमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जिसमें जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो 4 तहों में जो है वो तकसीम करना शुरू कर देता है। जब वो तीसरे सेमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मैंने अभी कल भी बताया था कि जो न्यूरॉन मुतासर होते हैं उसमें बोन्स बने होते हैं, बोन भी मुतासर हो जाती है, जोड़ मुतासर हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से डीएनए, जब उस डीएनए की डेथ हो जाएगी तो डीएनए जो है वो आगे जेनेटिक मटेरियल की डेथ हो जाएगी, तो सेल की डेथ होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जब जो है ये सेल के अंदर ये प्रॉब्लम जो है प्रोलिफरेशन का जो है वो खत्म हो जाएगा, तो मुख्तलिफ कॉलोनियां बननी शुरू हो जाती है। तो अजीब सी जो है वो जो है कोई कॉलोनी कहाँ बन रही है, कोई कॉलोनी कहाँ बन रही है। आपने देखा हुआ अक्सर जिल्द के नीचे जब जो है वो हल्के से बनाई ट्यूमर जो है बहुत ज्यादा होता है, दर्द नहीं करते। तो आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया लिवर लिम्फोमा का जो है, इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है इस तरह के ट्यूमर जो है वो बन जाते हैं। तो उसने मुझे बताया कि लिम्फोमा की मैंने जो है जब उसकी जो है वो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको भी मैं जो है वो फाइन नीडल इंसर्शन हम करते हैं। फाइन नीडल इंसर्शन जो है वो एक नीडल को लेके हम जहाँ भी ट्यूमर हो उसके अंदर उसको जो है ये डाल देते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं और उसको जो हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? हिस्टो मीन मतलब टिश्यूज का, टिश्यू की पैथोलॉजी हम करते हैं कि एक सेल जो है वो किस किस्म का, साइटोप्लाज्म किस किस्म का है और उसके अंदर जो है कितनी ज्यादा चेंजेस तो नहीं आ चुकी। अगर जो उसके अंदर मैग्नेट मतलब जो होगा या बनाइन होगा तो वो हमें जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी से पता चल जाएगा कि हमें जो है ये किस किस्म का सेल जो है वो कितना तबाह हो चुका है, कितनी इसके अंदर चेंजेस आ जाती है। अनमेच्योर सेल भी होते हैं जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं तैयार हुए होते, और मेच्योर सेल भी होते हैं। मेच्योर सेल वो होते हैं जो मुकम्मल तौर पर जो तैयार होके अगले फेज की तरफ चले जाते हैं, और बाद जो है वो मेच्योर सेल ऐसे होते हैं तो वो अपना काम ही करना छोड़ देते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो प्रोलिफरेशन का काम जो है वो करना छोड़ देते हैं, सेल डिवीजन का काम करना छोड़ देते हैं, तो वो जो है वो भी डेथ सेल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इसी तरीके से आमतौर पर ये सेल का अफान जो है वो तबाह होते हैं जब जो है खलील की तकसीम हो रही हो, यानी कि जो है माँ के फीटस जो है यूट्रस के अंदर या तो उस वक्त जो है वो खलील की तकसीम हो रही हो, सेल डिवीजन हो रही हो, तो उस वक्त जो है जब हम 100 GB की जो है ये उसको जो है रेडिएशन दे देंगे तो खलील की तकसीम को तबाही की तरफ वो ले जाएगा। तो अब सारे खलील जो है डट की तरफ या तो उसकी जो है वो मजीद प्रोलिफरेशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे, उसके अजीब किस्म की तस्वीर जो है वो पूरी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो है वो जब मैंने कल भी हमने बात की थी कि सेल रिपेयर जब तो अजीब किस्म की रिपेयर वो खुद ही कर लेता है। तो उसमें G3 फेज के अंदर या R फेज के अंदर या फेज के अंदर जो है वो सेल साइकिल के अंदर वो और तरीके से जो अपने आप की जो है वो मतलब कि जब उसमें सही तरीके से जो है वो प्रोलिफरेशन नहीं करता या उसमें जो है बेसिकली तौर पर उसकी डिवीजन सही नहीं होती, तो वो जो है नया सेल जब बनाता है तो वो अजीब तरीके से बनता है। तो हम फ्री रेडिकल के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो असल में बेसिक तौर पे एक सोमैटिक सेल जो है ये 2G से भी मुतासर हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है उसके अंदर जो है। ये हमारा इतना सेंसिटिव जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो हमें जो है बहुत एहतियात करनी चाहिए। कभी जो है वो किसी ऐसे बंदे से जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं करवाना चाहिए, एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए जो इसके बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज रखता हो। खास तौर पे जितने भी मेट्रोपोलेट है वो जो है वो टेक्नीशियन बन जाते हैं, तो वो आके फिर ट्राइयां करते हैं और फिर जो है वो जब जो है वो लंबोसाइक्लस स्पाइन का एक्सरे लिखा जाए
लेटरल एपी भी लिखा जाए तो चेस्ट का एक्सरे लेके आपके सामने जो है वो मरीज आता है तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये क्या है चक्कर, ये क्यों ऐसे हो रहा है? तो इसको जो है इसी तरीके से हमारे दांतों वाले भाई, मैंने आपको उसने भी बताया था, तो वो भी जो है वो दांतों की मशीन उन्होंने रखी हुई है, और परवानों ने भी जो है वो रेडिएशन की मशीनें रखी हुई है इधर हमारे जो है फैसलाबाद में, हमारे मुल्क के अंदर। जो परवान क्या करते हैं कि वो भी ऐसे रेडिएशन दे के खुद ही जो है वो एक्सरे करके और फिर जो है उस हड्डी को तबाह करके, जिसके अंदर जो है ये नेचुरल सेल जो है मौजूद है, उसको क्या कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं, और फिर जो है हमारा जो है वो बाकी सिस्टम भी खराब हो जाते हैं। इसोफेगस का कैंसर आपने पढ़ा, सिल्वी ग्लैंड का कैंसर पढ़ा, तो ये सारे जो है हम खुद पैदा करते हैं। अब एक सादे माजे ताजे को जो है वो लगा देते उस मशीन पे, करोड़ों रुपए की मशीन गवर्नमेंट ने आपको फ्री दे दी है। तो उसके लिए जो है अच्छा टेक्नीशियन जो है, टेक्निकल जो बंदा जानता हो इस चीज को, जो लेड शीट को भी जानता हो, इसकी प्रोटेक्शन को जानता हो। हमारे जो है वो जो एटॉमिक प्रोग्राम वाले हैं, एटॉमिक एनर्जी वाले हैं, डॉक्टर सईद साहब है हमारे यहाँ पे, जब पीनम में होते थे डायरेक्टर, पता नहीं अब है कि नहीं है। तो वो इस तरह के लोग जो है, मतलब कि जिनको जो है समझ है। इसी तरह से निपजी है हमारा ये अदारा है, यहाँ पे जो है इनको लोगों को समझ है कि हमने टॉपिक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो टॉपिक एक बेसिक जो है वो अलग साइंस है, और एडिशन जो है इसी की जो है वो एक ब्रांच है। तो हमें इसको जो है ये फिजिक्स, अभी हमने जो बात की, रेडियो बायोलॉजी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की साइंस है। तो ये जो है वो इसके मुतल्लिक जो है जिन बंदों को नॉलेज है सिर्फ वही जो है वो एक्सरे कर सकते हैं। जिन बंदों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो एक्सरे ना करें, खुदा का खौफ करें, लोगों पर रहम करें, और जो है लोगों की जिंदगियों को बचाएं। और अल्लाह ताला ने जो ट्रस्ट पैदा किया है, आपको जो है वो चैरिटी दी हुई है, उसके मुतल्लिक जो है आप गौर करें। तो अल्लाह ताला ने जो अगर आपको ये चीज हिम्मत दी है, तो लेथोस्कोपी की जो है वो मशीन अगर है आपके पास, तो उसका टेक्नीशियन भी पैदा करें। वो जो है वो जितनी मर्जी रेडिएशन दे के आपके गुर्दे की पथरी को और गुर्दे को तबाह कर रहा है, नेफ्रॉन को तबाह कर रहा है। देखिए कितने हजारों मरीज जो है वो रोजाना डायलिसिस मशीनें उतरी नहीं हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर, जितने मरीज हैं रोज बेचारे जो है हफ्ते के अंदर 4 दफा डायलिसिस करवाते हैं। टीका अलहदा लगवाना पड़ता है, सफाई अलहदा करवानी पड़ती है। ये हमारी खुद अपनी खराबियां पैदा की हुई है। और सीएसी गोलियां जो हम खाते हैं कैल्शियम, और नेचुरल कैल्शियम इस्तेमाल करें भाई। ये सीएसी गोलियां किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें। इसका खुदा का खौफ करें। हमारे गुर्दों के अंदर पत्तियां ये बना रहे हैं, और हम जो है चुप करके उसको पानी में डाल के पी रहे हैं सारी दुनिया। वो खुदा का खौफ करें। नेचुरल है हमारे पास, सीपी है हमारे पास जो है कच्ची कौड़ियां है, हमारे पास जो है वो सदफ है, हमारे पास जो है वो अंडे का छिलका है। हजारों हमारे पास कैल्शियम के सोर्सेज है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये सब एक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जो है बहुत ज्यादा नियमतें पैदा की है, सोच के तो देखो, और इसकी रिसर्च तो करो, तफक्कर तो करो, सोचो तो सही, ताकलून तफालून, ये सारा अल्लाह ताला को ढूंढो तो सही यार। ढूंढने वाले के लिए निशानी है, ढूंढने वालों के लिए निशानी है। कोलंबस ने जो है वो अमेरिका को दरियाफ्त कर दिया था, तो बहरी अल्जबात में दौड़ा दिए घोड़े हम। तो जब इस तरह के जो है जवाब शिकवा में जो है वो इकबाल साहब लिखते हैं, अल्लामा इकबाल, तो जब इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो है वो मुसलमान होने का जो सही जो है वो शर्फ जो है वो मिल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है वो जितने भी ट्रस्टीज हैं, जितने भी हॉस्पिटल हमारे मौजूद है, उनके अंदर क्वालिफाइड स्टाफ जो है, जो डॉक्टर इम्तियाज साहब तैयार कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है मदीना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तैयार हो रहे हैं। और इसी तरीका से जो है ये नए लोग जो रेडियोग्राफर जो आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को समझेंगे और वो लोगों की जिंदगियों को बचाएंगे, और कैंसर के जितने भी जो है इसके साइड इफेक्ट रेडिएशन के, उससे हमें जो है निजात दिलाएंगे, और हमें जो है ये कैंसर के फायद रेडिएशन के फायद से जो है वो मुतलबे करेंगे, और हमें जो है ये इसके जितने भी नुकसान हैं उनसे बचाएंगे। कि जितने भी नई पौध है, मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो नए आने वाले लोगों को जो है वो कैंसर से जो है वो जरूर बचा लेंगे। इसकी जो है मेंटल रिटार्डेशन से बचा लेंगे,
सिलिवरी ग्लैंड के कैंसर से बचा लेंगे, कलोन कैंसर से बचा लेंगे, चेस्ट कैंसर से बचा लेंगे। तो ये लोग जो है क्योंकि इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, इनको पढ़ाया गया है, इमेज और रेडियोलॉजी पढ़ाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे भाइयों का और मेरे दोस्तों का।